A very good morning to all my dear students. How are you all? I am Shalini, your English teacher, and today in this class I am going to continue your chapter 2 Sound of Music part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Yesterday I have explained this story up to paragraph 5, and today I am going to continue it with paragraph 6. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble, she laughed. The author, once he interviewed him, उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग अनुभव था, एक्सपीरियंस था कि एवलिन को हम इतने आराम से बिना किसी एफर्ट लगाए काम करते हुए देखें। और उन्होंने बताया कि हमारी 2 घंटे की बातचीत में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। उन्होंने बताया, एवलिन ने कहा कि मैन विद बुशी बियर्ड, जिनके ऐसे मैन जिनके चेहरे पर बड़ी सी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, वो मुझे परेशान करते हैं। शी लाफ्ड। अब परेशान किस सेंस में करते हैं ये अभी आपको पता लगेगा इन नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। एवलिन का कहना है कि ये सिर्फ, अच्छा वो सुन नहीं सकती थी तो कैसे समझती थी और कैसे वो आंसर करती थी, ये उसका आंसर है कि मैं सिर्फ लिप्स को देख करके नहीं समझती हूँ, मीन्स लिप रीडिंग ही नहीं करती हूँ। इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। मुझे पूरा चेहरा पढ़ना होता है, पूरे चेहरे को देखना पड़ता है और स्पेशली आइज़ को, जिससे कि एक्सप्रेशन समझ में आ जाए। जैसे कि हम एक ही बात को आराम से भी कह सकते हैं, बड़े प्यार से कह सकते हैं, बड़े गुस्से से कह सकते हैं। एक ही बात के एक्सप्रेशन अलग होते हैं, उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनको आइज़ के एक्सप्रेशन और पूरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने होते थे। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। वो बिना किसी रुकावट के स्कॉटिश लहजे में बात करती थी, because she belongs to Scotland. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. और वो कहती हैं कि मेरी स्पीच जो है, मेरी बोली बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल की एज तक सुन सकती थी। और आपको पता है कि बच्चा हमेशा सुन के बोलना सीखता है। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इस बात से ये नहीं पता लगा कि कैसे उन्होंने फ्रेंच बोलनी सीखी और बेसिक जापानीज़ भी बोलनी सीख ली। ये कैसे हुआ, ये नहीं पता लग पाया। सो पैराग्राफ 7, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर। और वो कहती हैं, बताया उन्होंने कि बोलना कैसे समझ पाती हैं वो लोगों का, उनके लिप्स को, उनके फेस को, उनकी आँखों को देख करके। पर म्यूज़िक कैसे समझती हैं, वो उनका कहना है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये मेरे अंदर, मतलब इट इज़ म्यूज़िक, म्यूज़िक मेरे अंदर, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट से आता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। ये मेरी स्किन से मुझे फील होता है, मेरे चीक बोन्स से, और तो और मेरे बालों से, जिनको हम नॉन लिविंग मानते हैं, उससे भी सेंस होता है। When she plays the stick into her fingertips, when she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो xylophone बजाती हैं तो वो किस तरीके से सेंस करती हैं साउंड को, उन स्टिक्स के साथ, जिन स्टिक्स की मदद से वो जाइलोफोन बजा रही हैं अपने हाथों में पकड़ के, तो उन स्टिक्स के थ्रू इनके फिंगर टिप में एक वाइब्रेशन फील होती है और ये उस म्यूज़िक को सेंस कर पाती हैं।
By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. और ड्रम्स के ऊपर वो थोड़ा सा झुक जाती हैं, लीन कर जाती हैं, तो इसलिए रेजोनेंसेस मीन्स वाइब्रेशंस ऑफ साउंड, इकोज ऑफ साउंड, तो वो सारी की सारी इको, क्योंकि ड्रम बजता है तो गूंजता है ना, इको होता है, तो उसको वो अपनी बॉडी में फील कर पाती हैं कि ड्रम्स के पास झुकने से. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. और वुडन प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्म कर रही होती हैं तो वो अपने शूज़ निकाल देती हैं, सो दैट की जो वाइब्रेशंस हैं वो उनके बेयर फीट में, खाली पैरों में, पैरों से फील करके ऊपर लेग्स तक फील हो सके. तो ये उनके अलग अलग कुछ तरीके थे जिनकी मदद से वो म्यूज़िक को फील करती थी, सेंस करती थी. नाउ पैराग्राफ 8. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. और मिस्टर डेब्रा कॉली का कहना है कि इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, आश्चर्य नहीं है कि वो अपने ऑडियंसेस को, अपने सुनने वालों को बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं. और 1991 में उन्हें रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. एक और फेमस परकशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कहा इनके बारे में कि गॉड ने उनकी हियरिंग, सुनने की जो क्षमता है, ताकत है, वो ले ली है, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है उसके बदले में. वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम नॉर्मल लोग कानों से सुनते हैं वो उसको अपनी बॉडी के थ्रू फील करती हैं. और फील कैसा करती हैं? फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे ज़्यादा गहराई से और अच्छे तरीके से वो उसको फील कर पाती हैं. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और क्योंकि वो उसको बहुत डीपली फील करती हैं, इस वजह से वो म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती हैं. पैराग्राफ 9. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक. एवलिन ये मानती हैं कि वो वर्कहॉलिक हैं, उन्हें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए वो काम करने से कभी भी रुक नहीं पाती, बहुत मेहनत करती हैं. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. और उन्होंने ये भी बताया कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करती हूँ. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन बदले में जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, चाहे वो उनके लिए कोई अवार्ड हो या लोगों से मिलने वाला प्यार हो, रेस्पेक्ट हो, वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस है. मीन्स बहुत सारा है, बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है उन्हें बदले में हार्ड वर्क के. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. जो रेगुलर कंसर्ट्स होती हैं जिसमें ये प्ले करने के बदले इनको पैसा दिया जाता है, उन रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा ये कुछ चैरिटी वर्क भी करती थी, जिसमें ये प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में फ्री में कंसर्ट्स किया करती थी, कोई पैसा नहीं लेती थी. ये चैरिटी होता है, और जो पैसा आया करता था वो सारा का सारा लोगों की भलाई के लिए लगा देती थी. She also gives high priority to classes for young musicians. और उनकी प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है प्रायोरिटी, उसको कहते हैं प्रायोरिटी. तो ये इनका कहना था कि इनकी जो प्रायोरिटी है वो यंग म्यूजिशियंस जो सीखना चाहते थे, यंग लोग, उनकी क्लासेस लेना था. एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन चलाने वाली एन रिचलिन का कहना था कि ये डीफ बच्चों के लिए बहुत बड़ी शाइनिंग इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो.
और जो डीव बच्चे हैं वो एवलिन से इतने ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते. Paragraph 10. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनी ने वो सब कुछ कर लिया है, वो सब कुछ पा लिया है जो लगभग उनसे ट्वाइस हर एज, जो उनसे दुगनी उम्र के लोग कर पाते हैं. शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. ड्रम्स को ऑर्केस्ट्रा में हमने हमेशा पीछे देखा है, लेकिन ये डीफ लड़की परक्यूशन को, ड्रमिंग को ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट पर ले आई. मीन्स उसको एक इज्जत दिलाई, उसको एक सम्मान दिलाया और बताया कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला हो सकता है ड्रम्स. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन. उन्होंने हैंडीकैप्ड लोगों को, जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, यानी कि जिनके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है, जिनके बॉडी पार्ट्स ढंग से काम नहीं कर पाते, ये उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. और लोग इनको देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये कर सकती है, इफ़ शी कैन डू इट, तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और सिर्फ इतना ही नहीं है, उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल को बहुत सारा प्लेजर, बहुत सारी खुशी दी है. सो विद दिस वी हैव completed this chapter. We will meet in next session with some new topic. Till then, goodbye and take care.